फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नॉवल माला जिसकी राइटर है निम्रा अहमद, उसकी ये 19वीं एपिसोड का 5वां पार्ट है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को बगैर किसी देर के। दीवार गिर खिड़की से आती रोशनी बाहर को उमसार चंगेज़ के ऑफिस को चमकाए हुए थी। टेबल पर हस्बे मामूल फाइल्स, कागज़ और रसीदों के अनबार लगे थे। फिजाओं में कोलून और बासी सिगरेट की महक थी। चंगेज़ रिसीवर कान से लगाए मकामी ज़बान में किसी से कुछ कह रहा था। ऐसे के माथे पे तेवरियाँ थी। दरवाज़ा खटका तो उसने रिसीवर कंधे पर रखा और उखड़े अंदाज में आ जाऊँ कहा, लेकिन दरवाज़ा खुलने के साथ ही नवार्ड का चेहरा देख के उसके तासुरात बदले। आंखों में इस्तेजाब उतरा। अपने कॉलर से माजरत की, रिसीवर क्रैडल पर वापस रखा और उठ खड़ा हुआ। माहिर पे साथ ही उसने दीवार पर लगी खिड़की को देखा, घड़ी को देखा। ये यकीनन उसकी लंच ब्रेक का वक्त था। कशमाला खानम कुछ देर पहले ही यहाँ से निकली हैं। उसने बैठते हुए चंबे से माहिर को देखा। वो कोट का बटन खोलते हुए कुर्सी खींच रहा था। चेहरा संजीदा और बेतासुर था। सुबह वो माला के साथ स्टेशन नहीं आया और अब उसके जाने के बाद आ रहा था। क्यों? हमने आलियान नामी शख्स का स्केच बनवा लिया, बल्कि हानम ने खुद ही बना के दिया। मैं उसके बारे में इंक्वायरी खोल चुका हूँ। जैसे ही कुछ मालूम होता है बताऊँगा। चंगेज़ आखिर में फ़ोन पर कहते कहते रुक गया। उसे आने की क्या ज़रूरत थी? जानता हूँ। माहिर टेक लगाए बैठा था। तुम खैरियत से आए हो? कोई काम था? चंगेज़ बगौर उसे देख रहा था। मेरी सुर्ख इमारत की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तुम जानते हो, वो भी इस मौसम में। चंगेज़ हाथ बाहम फंसाए आगे को हुआ। तशवीश से उसे देखे गया। और मेरा ऊपर नीचे बहुत खर्चा हो चुका है। चंगेज़ के माथे की लकीरें गहरी हुई, सीने में तंगी उठी। और मैं $600 बचाना चाहता हूँ। यानी मेरी थेरापिस्ट एक सेशन के $600 लेती है। चंगेज़ चंद लम्हे नासमझी से उसे देखे गया। लेकिन तुम बिना पैसे लिए मेरी बात सुन सकते हो। चंगेज़ के अब्रू इस्तेजाब से ऊपर उठे। वो उसी अंदाज में कह जा रहा था, मैं किसी और दोस्त के पास जाता, लेकिन तुमसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली कोई भी मेरी सिचुएशन को नहीं समझेगा, देखेगा। और मैं ऑब्जेक्टिव क्यों होऊंगा? क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए बेरहम सच बोल सकोगे। माहिर फरीद मुस्कुराया। चंगेज़ चलो में आंखें छोटी किए गौर से उसे देखता रहा। सामने बैठा सूट में मलबूस मुस्कुराता वो आदमी वही था जिसकी वजह से उसे सारे अपार्टमेंट के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। उसने कोर्ट में उसे नादान साबित किया था। और फिर अगले 6 माह जब उसका केस चला, तब कैसे चंगेज़ उससे निगाह फेर के गुजर जाता था। लेकिन वो एक लम्हा जब चंगेज़ को महसूस हुआ कि वो माली तंगी का शिकार है, तो उसे अपने सीने में भी वही तंगी महसूस हुई थी। और मैं ये क्यों करूँगा? उसने कलाई पे बंधी घड़ी देखी और फिर माहिर को। उसका वक्त थेरापिस्ट से ज़्यादा कीमती था। माहिर ने जेब से कुछ निकाल के मेज़ पे रखा तो चंगेज़ के चेहरे पे मुस्कुराहट उमड़ आई। कोहिबा बिहाइक 56 का बॉक्स सामने था। ये उस ब्रांड के क्यूबन सिगार्स की बेंटले थी। जब तक माहिर ने सिगार्स दोनों के सामने रखे, चंगेज़ रिसीवर उठा के अपने असिस्टेंट को अगले 90 मिनट तक मखल ना होने का कह चुका था और साथ ही खिड़की का शीशा स्लाइड करके खोल दिया था, ऐसे कि ठंडी हवा अंदर आने लगेगी। कहो जो कहना है। माहिर का चेहरा पहले जैसा बेतासुर नहीं था, बल्कि उस पर शदीद हिजान और तजब्जुब था। मैं सबके बारे में दुरुस्त होता हूँ, सिवाय अपने। बोलते रहो। चंगेज़ ने शोला सिगार को दिखाते हुए उसे होंठों के दरमियान रखा। धुएं का मरखौला उठा और तेज़ी से ऊपर को उठा, फिर छत से टकरा के वो खिड़की की जानिब लपका। धुएं को देखते हुए उसने सोचा था कि अगर कशमाला वहाँ होती तो उसे सख्त नापसंदीदगी से देखती, लेकिन वो वहाँ नहीं थी, ना उसे वहाँ होना चाहिए था। पुलिस स्टेशन से निकल के वो सीधा बस स्टॉप तक आई थी। वहाँ पहुँच के याद आया कि अपना ड्राइवर्स लाइसेंस वो स्टेशन में भूल आई है। सिक्योरिटी के लिए एक एहलकार ने हर दफ़ा की तरह वो उससे ले लिया था। वापसी पे वो उसे लेना भूल गई। वो अगली बस ले लेगी, ये सोच के उल्टे कदमों वापस आई। अपना कार्ड लिया, एहलकार को जताया कि उसे ये बात खुद याद रखनी चाहिए थी, जिस पे उसने तर्किश अंदाज में कंधे अचका दिए और जब बाहर निकली तो एकदम रुक गई। पुलिस स्टेशन के सामने कार पार्क करने की एक ही जगह थी और वहाँ खड़ी स्याह कार और उसकी नंबर प्लेट वो दूर से पहचान गई थी। माहिर इधर। उसने फ़ौरन फ़ोन निकाला और देखा शायद वो उसके पीछे आया हो, शायद कोई पैगाम या मिस्ड कॉल हो, लेकिन न दारुद, यानी वो उसके लिए मसरूफ़ था, अपने किसी काम से आया था। कशमाला की पेशानी पे बल पड़ गया। वो वापस बस स्टॉप तक जाते हुए वो बल उसी तरह कायम रहे। फिर वो वापस ऑफिस नहीं गई, सीधी घर जाने वाली बस पकड़ ली। घर, उसने तल्खी से सोचा था। वो तो खाना बदोश थी। लाहौर से मक्का और वैनकूवर से इस्तांबुल तक उसका घर कहीं नहीं था। बहुत से किराए के मकान थे और बहुत से आर्जी मकीन थे।
निशानतशी से गुजरते हुए वो बस से उतर गई। हालांकि ये उसका स्टॉप ना था। उसे एक दुकान के चमकते शीशों के पार बच्चों के जूते दिखाई दिए थे। बदर का साइज़ उसे अजबर था। वो जूता हाथ में पकड़ के बता सकती थी कि उसे पूरा आएगा या नहीं, लेकिन क्या इन गुजरे 4 माह में उसका पैर बढ़ा हुआ होगा? क्या उसके अगवाकारों ने उसको खुराक ठीक से दी होगी? उसे खालिश दूध मिला होगा? 4 माह में उसका पैर कितना बढ़ सकता था? वो एक एक जूते को हाथ में लिए देख रही थी। क्या वो जब उसे मिलेगा तो वैसा ही होगा? क्या वो अपने ही बेटे को पहचान जाएगी, या वो कदीम दास्तानों की तरह चेंजलिंग बन जाएगा? वो जली बच्चा जिसे परियां उसके पंघूड़े में असली बच्चे की जगह रख आती थी, वो चेंजलिंग जिसकी आंखों की चमक आलियान की आंखों जैसी थी। वो स्केच आर्टिस्ट को उसके खदोखाल समझा सकती थी, लेकिन इस चमक को लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन था। मोबाइल थरथराया तो उसने माथे के बल वापस आ गए। इस वक्त अमूमन माहिर ही कॉल कर सकता था। क्या वो जाहिर करे कि उसे मालूम था वो पुलिस स्टेशन आया था? या चमकती स्क्रीन पे आता नंबर ब्लॉक नंबर था। उसकी सारी एहसियात जाग उठी। कौन? वो वह दुकान में खड़ी, जूते हाथ में लिए, बिल्कुल साकित थी। लगता है तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आया, उसकी धीमी आवाज़ माला के कानों में गूंजी। तुमने माहिर को हकीकत नहीं बताई। हालांकि ये बदर का गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड था। मुझे ये बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि तुम उसे छोड़ दोगे। तुम सिर्फ मुझे सता रहे हो। कम ऑन कज़न, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। अपने कॉल का पाबंद हूँ। तुम जैसे ही माहिर को बताओगी मैं बदर को तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। तुम झूठ बोल रहे हो। ज़ारा तुम्हारी क्लाइंट नहीं थी। मैं झूठी बातें आगे नहीं पहुँचा सकती। मैं तुम्हें किसी और तरीके से तलाश कर लूँगी। पुलिस को मेरा स्केच देकर वो हंसा। अगर मुझे इसका डर होता तो मैं मास्क पहन के तुमसे मिलता। फिर वो संजीदा हुआ। सुनो माला, तुम्हारे बेटे के पास वक्त कम है, इसको ज़ाया मत करो। मैं ज़्यादा देर इसका ख्याल नहीं रख सकता। अगर तुमने देर की तो मैं इससे छुटकारा पा लूँगा। किसी ने उसका दिल पैर तले कुचल दिया जैसे। तुम? शिद्दत जज्बात से चेहरा सुर्ख हुआ। तुम? क्या सबूत है कि वो जिंदा है? दूसरी जानिब खामोशी छा गई। मुझे तुम्हारे सवाल पे हैरत हुई है। तुम्हें ही सबसे ज़्यादा यकीन था कि वो जिंदा है। तुम क्यों बेयकीन होने लगी? मुझे सबूत दो कि वो जिंदा है, फिर मैं कुछ करूँगी। क्या चाहती हो? आज के अखबार के साथ उसकी तस्वीर भेजूँ ताकि तुम बैकग्राउंड में मौजूद चीज़ों में से क्लूज ढूंढ के उस तक पहुँच जाओ? ना ना ना, नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा यहाँ। तुम्हें बेटा चाहिए तो वो करो जो मैंने कहा है, वरना नताइज का जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। टूटू सुनाई दी और कॉल कट गई। वो जूते हाथ में लिए भीगी आंखों के साथ खड़ी रह गई। वो कैसे माहिर और ज़ारा के दरमियान आ सकती थी, और क्या गारंटी थी कि आलियान अपनी बात पे कायम रहेगा? वो वापस अपार्टमेंट आ गई। जूते नहीं लिए। वो अब बदर के साइज़ के बारे में पहले जैसी पूरी यकीन नहीं रही थी। वो किसी भी चीज़ के बारे में पूरी यकीन नहीं थी। ये अपार्टमेंट पहले रोज़ की निस्बत हरा भरा लग रहा था, क्योंकि हर खिड़की में जहाँ जहाँ से सूरज झांकता, माला ने वहाँ एक गमला सजा दिया था। सब्ज़ पत्ते सफ़ेद अपार्टमेंट को ताजगी का एहसास दे रहे थे। इस वक्त भी वो जग से एक गमले में पानी डाल रही थी जब डोरबेल बजी। क्या वो भी पुलिस स्टेशन से वापस आ गया था? क्या वो उससे सुबह के रवैये के लिए माजरत करेगा, या ये जाहिर करेगा कि चौखट में हिलाल खड़ी थी मुस्कुराते हुए, एक डिस्पोजेबल बॉक्स पकड़े। चीज़ केक फैज़ी खानम ने घर में बनाया, मैं तुम्हारे लिए ले आई। नीली जीन्स पे ढीला ढाला सा सफ़ेद स्वेटर पहने, लंबे घुंघराले बालों वाली हिलाल मुस्कुरा रही थी। वो भी मुस्कुरा दी। हिलाल को देख के सारी कल्फत दूर हो गई। तुम चीज़ केक बना सकती हो हिलाल? क्या जिनकी आंखें नहीं होती वो चीज़ केक नहीं बना सकते? वो हंसती। अब वो सोफे पर साथ साथ बैठी थी, ऐसे कि दोनों का रुख एक दूसरे की जानिब था। बॉक्स वो फ्रिज में रख चुकी थी, ये कहकर के बाद में खाएगी। वो हिलाल का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन इतने मीठे से उसके दाने वापस आ सकते थे। तुम अपसेट हो माला? कुछ देर बाद हिलाल के अबरूद तशवीश से इकट्ठे हुए। बुरी आंखें माला के कंधे के पीछे देख रही थी, किसी दूसरी दुनिया में नहीं। वो फीका सा मुस्कुराई और आवाज़ को ताज़ा दम बनाने की कोशिश की। बस थक गई हूँ। कन्फ्यूज़्ड हो तुम जैसे, दो रास्तों के दरमियान। माला पैर ऊपर किए कुशन गोद में रखे बैठी थी। गहरी सांस ली और दुखती कनपट्टी दबाई। अगर इंसान दो रास्तों में कन्फ्यूज़्ड हो तो क्या करना चाहिए? हिलाल सादगी से मुस्कुराई। जो दिल कहे, दिल सच बोलता है। फिर उसके चेहरे की जोत बुझ गई। क्या माहिर फरीद कभी सोजी को कबूल करेगा? वो उसे पहले ही कबूल कर चुका है, और अब तो बैरबल और सोजी वापस आ चुके हैं। सुबह की फ़्लाइट थी ना उनकी। साथ ही दिल में गिल्ट उभरा। उसकी वजह से वो दोनों अलग अपार्टमेंट में नहीं रह सकते थे। लेकिन खैर, अगर उन्हें अलग रहना होता तो कहीं किराए पे घर ले लेते। वो अब दूसरी दफ़ा उनके लिए शिफ्टिंग नहीं करेगी।
नहीं, वो उनसे खफा है। सुबह जब वो आए तो माहिर भाई उनसे कोई बात किए बिना ही बाहर निकल गया। वो उन्हें जब भी देखता है उसकी एनर्जी एकदम बहुत क्लोज्ड अप हो जाती है। माला ने नरमी से उसके दोनों हाथ पकड़े। वो ठंडे थे, बर्फ़ जैसे। माहिर एडजस्ट कर लेगा। मुझे तो वो बुरी नहीं लगी। तुम्हें कैसी लगी? मैं इंसानों में बुराई नहीं ढूंढती माला। हिलाल उदासी से मुस्कुराई। माला चल हमें उसका चेहरा देखती रही। उसकी कनपट्टी का जख्म, थोड़ी का निशान। वक्त के साथ सब मंदमिल हो गया था, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। मुझे माहिर ने बताया था तुम्हारी माँ के बारे में, और किस तरह ज़ियाद ने। उसने अफसोस सर झटका। वो सब माजी में है माला। तुमसे एक बात पूछो हिलाल। पूछो। क्या तुम कभी ज़ियाद को माफ़ कर सकोगी? इस बात पे हिलाल शम्स मुस्कुरा दी। कब का कर दिया माला? कशमाला ने बेयकीनी से दोनों अबरू उठाए। क्या तुमने वाकई उसे माफ़ कर दिया? ज़ियाद और नगीना बेगम, सबको, हर उस चीज़ के बावजूद जो उन्होंने तुम्हारे साथ की? उसने सादगी से सर ऊपर नीचे हिलाया। मगर क्यों? दिल बहुत छोटा सा होता है माला। इसमें पुरानी नफ़रतें भरते रहेंगे तो नई मोहब्बतों की जगह कैसे बनेंगी? कशमाला की आंखें भीगने लगी। क्या वाकई इंसान इतने ज़िया के बाद किसी को माफ़ कर सकता है? कर सकता है। और जो ना कर सके, जो माफ़ नहीं करते, वो दूसरों के दिए ज़ख्मों से खुद को भरते रहते हैं। किसी के गुनाह का बोझ हम क्यों उठाएं? उसकी पलकों से आंसू टूट टूट के गिरने लगे। वो कुछ कहने लगी थी कि डोरबेल बजी। हिलाल की कॉल है। दरवाजे पे फैज़ी आनम कार्ला स्पून हाथ में लिए खड़ी थी। माला ने आंखें रगड़ते हुए उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। वो सोफे तक गई और फ़ोन हिलाल को थमाया। उसने कहा कि वो कुछ देर बाद दोबारा कॉल करेगा। मैं वापस जा रही हूँ, मेरा खाना ओवन में है। वो अजरत में बाहर निकल गई। कशमाला जब तक वापस आके बैठी तो देखा हिलाल के चेहरे पे कुछ बदला हुआ था। कार्लस सख्ती से हाथ में पकड़े वो बेचैन नजर आई। किसका फ़ोन था? उसने गौर से हिलाल का चेहरा देखा। एक दोस्त का। वो बुड़बुड़ाई। तुम्हारे दोस्त हैं यहाँ हिलाल? हिलाल ने जवाब नहीं दिया। फ़ोन पे अपनी गिरफ्त सख्त कर ली और वो पैर नीचे उतार चुकी थी, जैसे जाने को बेताब हो। मैं असल में तुम्हें कुछ और कहने के लिए आई थी, वो अजलत में बताने लगी। मालिक हॉस्पिटल से घर आ चुका है और बैरबल भाई लोग वापस। तो सोजी ने कहा कि सब कहीं डिनर करते हैं। माहिर भाई ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें भी इनवाइट कर लूँ। मुझे? उसने सीने पे उंगली रखी, हालांकि वो उसकी उंगली नहीं देख सकती थी। मैं क्या करूँगी फैमिली डिनर पे? तुम्हारी मौजूदगी से शायद वो दोनों लड़ने से बाज रहें, वरना मुझे डर है माहिर भाई एकदम उस पर फट पड़ेगा। प्लीज़ तुम ज़रूर आना। उसे पिछले डिनर की ऑकवर्डनेस याद थी, और फिर इस दफ़ा माई ने उसे खुद नहीं बुलाया, हिलाल से कह दिया। खुद भी कह सकता था, लेकिन सुबह से उसका रवैया बदला बदला सा था। ऐसे में वो बिल्कुल भी उनके किसी फैमिली डिनर में शिरकत नहीं करेगी। ज़ारा भी होगी? वो जो इनकार के लिए अल्फाज जमा कर रही थी चौंक गई। ज़ारा भी होगी? हाँ, तुम मुझसे मिली हो क्या? उसे ज़ारा से आखिरी मुलाकात याद आई, जो आलियान के फ़ोन से तवज्जुद से हुई थी। 2 सेकंड की यादगार मुलाकात। तुम आओगी ना माला? माला ने मुस्कुरा के सर हिला दिया। हिलाल मुंतज़िर बैठी रही तो वो जल्दी से बोली, हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। हिलाल कार्ला स्पून लिए वापस अपने अपार्टमेंट में आई। फैज़ी हानम किचन में मसरूफ़ थी। वो चुपचाप बालकनी का दरवाज़ा खोल के बाहर आ बैठी। बाहर ठंड थी, सर्द हवा से बाल उड़ने लगे, जिन्हें वो बार बार कान के पीछे अड़कती थी। चेहरे पे बेचैनी थी। दफतन कार्ला स्पून थरथराया। उसने जल्दी से उंगलियों से बटन टटोले। कॉल का बटन प्रेस किया, फिर फ़ोन कान से लगाया। तुमने मेरे ख़त का जवाब नहीं दिया हिलाल। एक सर्द मगर हल्की आवाज़ समातों में गूंजी। हिलाल शम्स की पेशानी पे बल पड़े। मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। फ़ोन नीचे किया और बटन दबा दिया। उसे उम्मीद थी कि वह दोबारा बजेगा, लेकिन वो बालकनी की कुर्सियों की तरह सर्द रहा, सर्द और खामोश। खिड़की खुली होने के बावजूद धुआं पूरी तरह से पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहा था। चंगेज़ पीछे टेक लगाए, सिगार उंगलियों में दबाए, सोचती नज़रों से उसे देख रहा था। यानी वो सब झूठ था कि मैं माला से मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं उसे भुला चुका हूँ, वगैरह वगैरह। माहिर ने झुक के सिगार की राख एस्ट्रे में झटकी। झूठ था, यानी तुम उसे अभी तक दिल से नहीं निकाल सके, नहीं निकाल सका, और अब तुम्हें डर है कि वो तुम्हारे और ज़ारा के दरमियान आ जाएगी। मुझे डर है कि हर चीज़ पेचीदा हो जाएगी। उसकी आंखों में शिकस्ती और पेशानी पे लकीरें। मैं ज़ारा के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ। कर रहे हो? माहिर ने मलामती निगाहों से उसे देखा। क्या? बेरहम सच सुनना चाहते थे तो सुनो माहिर बे, वो संजीदगी से कह रहा था। तुम एक वन वुमेन मैन हो, इसलिए एक औरत के होते हुए अगर तुम दूसरी औरत की तरफ मतवज्जे होगे तो तुम्हारा दिल हमेशा गिल्ट का शिकार रहेगा। इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। चंद लम्हे खामोशी से गुजर गए, फिर माहिर ने बचा हुआ सिगार एस्ट्रे में रख दिया। बताओ। टेक लगाए बैठा।
अब वो जैसे चंगेज़ का बेरहम सच सुनने के लिए तैयार था। पहला ऑप्शन, माला से दूर रहो और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़ारा के साथ शादी की तैयारी में सर्व करो। ध्यान बढ़ जाएगा। माला अपने बेटे को लिए बिना यहाँ से वैनकूवर जाए या ना जाए, तुमने चंद हफ्ते बाद वैसे भी लंदन चले जाना था। तुम वहाँ चले जाना, अपना घर सेट करो, शादी की तैयारी करो, वगैरह वगैरह। आंख से ओझल, दिमाग से ओझल, वो ज़ख्मी सा मुस्कुराया। दूसरा ऑप्शन, चंगेज़ ने गहरी सांस ली और कंधे अचकाए। दूसरा ऑप्शन तुम पहले से जानते हो, मेरे पास इसलिए आए हो कि मैं तुम्हें कह सकूं कि वो ऑप्शन आसान होगा ताकि तुम उस पर गौर करो। माहिर की गर्दन में गिल्टी सी डूब के उभरी, मगर बोला कुछ नहीं। दूसरा ऑप्शन आसान नहीं होगा माहिर पे, तुम्हारा चच्चा मरने वाला है। इस मौका पे उसकी बेटी को छोड़ोगे तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकोगे। मालिक फरीद तुम्हें कितना ही अपना बेटा समझे, कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करे तुमसे, वो उसकी बेटी है और वो है भी काफ़ी जज्बाती। उसने झरझरी ली, वो बहुत बुरी तरह रिएक्ट करेगी। मालिक मर जाएगा और तुम हमेशा गिल्ट में रहोगे। मैं मालिक को दुख नहीं दे सकता। उसके चेहरे पे शिकस्त लिखी थी। मैं मुसलसल गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। रात मुझे मालिक और ज़ारा के साथ डिनर पे जाना है और मुझे अपना आप मुजरिम लग रहा है। शादियों में समझौते करने पड़ते हैं। तुमने कुछ सोच के ही ज़ारा से मंगनी की थी, अब इसको कायम रखो, चुपचाप वही करो जिससे मालिक को दुख ना पहुँचे। यास्मीन मुझे ये मशवरा न देती, वो मुझे कहती कि मैं अपने दिल की सुनूं। अफसोस से चिंगज़ को देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया। इसीलिए तुम उसके पास नहीं गए और $600 के सगार्स लिए मेरे पास चले आए। वो धीरे से हंस दिया। चंगेज़ भी मुस्कुरा दिया। कमरे में सिर्फ सगार नहीं जले थे, बहुत सी रंजिशें भी राख हो गई थी। वैसे चंगेज़ ने सगार नीचे किया और सोचती नज़रों से उसे देखा। बिलफर तुम मालिक को दुख देकर ज़ारा से रिश्ता तोड़ दो, तब भी क्या माला और तुम एक हो सकते हो? माही ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, फिर रुक गया। उसके पास इस बात का जवाब ना था। क्या उसे तुम्हारे अंदर दिलचस्पी है या तुम सिर्फ उसका एक सपोर्ट सिस्टम हो जो उसके बेटे की तलाश में उसकी मदद कर रहा है? उसने सर झुका दिया। सारे जवाब वाज़ेह थे। यास्मीन हानम तुम्हें ये ज़रूर कहती कि अपने दिल की सुनो, लेकिन वो ये भी याद दिलाती कि दिल की वहाँ सुनी जाए जहाँ दूसरी जानिब से फीलिंग्स बराबर की हो। मुझे वो सिर्फ एक परेशान औरत लगती है जिसके दिलो दिमाग में सिर्फ उसका बच्चा है। होना भी चाहिए। माहिर खुली खिड़की से बाहर देखने लगा। धुएं के बादल अब कम हो गए थे और असल बादल दिखाई देने लगे थे। वक्ती तौर पे शायद वो तुमसे अटैच्ड हो जाए, जैसे इंसान ट्रेन में किसी हमसफ़र से हो जाता है। अच्छी गपशप, हंसी मजाक, एक दूसरे का ख्याल करना, लेकिन मंजिल आने पे हमसफ़र का अलविदा कहना बहुत आसान होता है। वो चली जाएगी और मैं अपने गिल्ट के साथ तन्हा रह जाऊंगा। और यास्मीन हानम तुम्हें ये ज़रूर कहती कि ज़ारा या माला को चुनने की बजाय अपना चुनाव करो। और माहिर फरीद ने समझ के सर हिला दिया। बेरहम सच तकलीफ दे था, लेकिन सच था। वो इससे मुँह नहीं मोड़ सकता था। टैक्सी से उसे रेस्टोरेंट के दहाने पे उतारा जहाँ डिनर का एहतमाम किया गया था। माला ने सर उठा के पहले आसमान को देखा जो साफ था और फिर रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल में अपने अक्स को। वो सादगी से तैयार हुई थी। सफ़ेद गर्म कोट के नीचे लंबा सब्ज़ लिबास झलक रहा था। बाल खुले थे और कानों में नन्हे झुमर थे। सब्ज़ रंग आंखों को मज़ीद उठा रहा था। खुद पे एक तनकीदी निगाह डाल के कशमाला दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब क्लच में रखा मोबाइल थरथराया। व्हाट्सएप पे किसी दूसरे मुल्क के नंबर से मैसेज आया था। तुम ये कहती थी ना कि हर शख्स को उसके हिस्से का सच जानना चाहिए। क्या आज तुम फरीद लाड के फैमिली डिनर पे सच बोल पाओगी माय डियर माला? उसने जवाब नहीं दिया। वो उस नंबर के बारे में चंगेज़ को नहीं बता सकती थी कि ऐसी सूरत में उसे मैसेज का स्क्रीनशॉट भेजना पड़ता। उफ़। वो डिनर हॉल में दाखिल हुई तो चेहरे पे झुंझलाया हुआ तासुर था जिसे वहाँ बैठे लोगों की खुद पे उठती निगाहों के बायस उसे जल्दी से दुरुस्त करना पड़ा। छत से लटकते फानूस और दीवारों पे लगे कुमकुमों के बायस वो जगह खूब रोशन थी। अमूमन शाम के वक्त रेस्टोरेंट ऐसे रोशन नहीं होते थे, लेकिन शायद मेज़बान ने खुद ही ऐसी जगह का इंतखाब किया था जहाँ रोशनी तेज़ हो और सब अयां हो जाए। तवील मेज़ भर चुकी थी, शायद वहीं देर से पहुंची थी। सबकी निगाहें उसकी तरफ उठी तो उसने रस्मी मुस्कुराहट के साथ सलाम किया। सरबराही कुर्सी पर मालिक फरीद बराजमान थे। वो उस रोज़ से कमज़ोर दिखाई देते थे, अलबत्ता सूट पे शिकन था और बाल जल्द से पीछे जमे थे। निगाह उठा के उसे देखा, मुहिम सा मुस्कुराए और कुर्सी की तरफ इशारा किया जो ऐन उनकी सीध में थी। मेज़ की दूसरी सरबराही कुर्सी। बावर्दी बैरे ने वो कुर्सी खींची तो उसने कोट उतारा, जिसे बैरे ने फ़ौरन थाम लिया और फिर कुर्सी पर बैठी। फिर फुर्सत से मेज़ पे मौजूद नफूस का जायज़ा लिया। मालिक फरीद के बाएं हाथ ज़ारा बैठी थी। उसने कशमाला से निगाह नहीं मिलाई। वो फ़ोन कान से लगाए किसी से बात कर रही थी, जैसे वर्क कॉल हो। माला की गहरी नज़रें उससे होती हुई बैरबल और सोजी की तरफ उठी।
जो ज़ारा के बाएं जानिब बैठे थे। सोजी ने खुशगवार मुस्कुराहट के साथ उसके सलाम का जवाब दिया और वापस बैरबल को कुछ बताने लग गई। हिलाल ने भी चेहरा उठा के उसको सलाम किया, फिर सर झुका दिया। उसकी गोद में कोई किताब थी जिसे वो उंगलियों से पढ़ रही थी। शायद डिनर टेबल्स पे किताबें ले आना उसकी आदत थी और कोई उसे इस बात पे टोकता नहीं था। वो मालिक फरीद के दाएं हाथ बरजमान था, ज़ारा की सीट में अपने मोबाइल पे झुका। कशमाला के सलाम का जवाब उसने सर के खम से दिया था, लेकिन निगाह नहीं उठाई थी। कुछ था फ़िज़ा में जो फिर से ऑकवर्ड था। एकदम से ही उसे अफसोस होने लगा वो यहाँ क्यों आई, लेकिन नहीं, उसे आना था। उसे ज़ारा की आंखों में एक दफ़ा देखना था ताकि वो ये जान सके कि उस रोज़ आलियान के मोबाइल पे दिखाई देने वाली ज़ारा असली थी या किसी AI की पैदावार। तुम्हारे वालिद अच्छे इंसान थे, उनकी मौत का बहुत अफसोस हुआ। मालिक फरीद बेतासुर चेहरे और मशीनी अंदाज में सोजी से मुखातिब हुए तो वो जो बैरबल से बात कर रही थी फ़ौरन मुअद्दिब से उनकी तरफ मतवज्जे हुई। बाबा की डेथ बहुत अचानक हुई, बहुत बड़ी ट्रेजिडी। सोजी के चेहरे पर मलाल उभरा, निगाहें झुका दी। माला ने पानी का घूंट भरते हुए गौर से उसको देखा। टेबल पर मौजूद तमाम अफराद स्याह सफ़ेद पहने हुए थे। ज़ारा का ड्रेस भी स्याह था, अलबत्ता सोजी ने खून जैसे रंग का सुर्ख लिबास पहन रखा था। उसका कैली बैग मेज़ पर जमा था। तुम्हारी बाकी फैमिली? मालिक फरीद ने सवालिया अंदाज में फिक्रा अधूरा छोड़ा। उनकी आंखें सोजी को स्कैन कर रही थी। बाबा की डेथ के बाद मामा बहुत डिसहार्ट हुई और अमेरिका शिफ्ट हो गई। मेरा छोटा भाई भी उनके साथ होता है। छोटी सी फैमिली है मेरी। वो उदासी से मुस्कुराई। फिर टेबल पर मौजूद अफराद को बारी बारी देखा। लेकिन इस फैमिली का हिस्सा बनने के बाद अब मेरी फैमिली छोटी नहीं रही। मुझे हमेशा से बड़ी फैमिलीज अच्छी लगती थी। बैरबल ने भी मुस्कुराकर उसे देखा। वो आज पहले से ज़्यादा मोतबर और सोबर लग रहा था। उसे शायद ही कभी माला ने इतने फॉर्मल डिनर सूट में देखा हो। तो तुम्हारी छोटी सी फैमिली हमसे मिलने कब आएगी? माहिर ने एकदम चेहरा उठा के उसे देखा तो सुजैन की मुस्कुराहट फीकी हुई। मैंने आपको बताया ना, हमारे इस फैसले से। उसने दान से निचला लब काटा। वो लोग मुझसे नाराज़ हैं। फिर बेख्तियार मालिक फरीद को देखा। मैं चाहती थी कि अगर आप मामा से बात करें और उन्हें यहाँ इनवाइट करें तो शायद वो नरम पड़ जाएं। मालिक फरीद ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि मालिक बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारा अपना मसला है, इसको खुद हल करो। माहिर ने बात काट दी। मालिक फरीद ने नागवारी से माहिर को देखा लेकिन बोले नहीं। मेज़ पे अजीब सा तनाव दराया था। जहाँ सोजी के चेहरे की जोत बुझ गई वहाँ बैरबल ने बेचैनी से पहलू बदला। मैं बात करूँगा, वो जब हमसे मिलेंगी तो ठीक हो जाएंगी, उसने नरम आवाज़ में बीवी को तसल्ली दी। सोजी ने बेख्तियार बैरबल को देखा और मुस्कुराई तो उसकी आंखों में पानी था। उसने उंगली की नोक से आंख का किनारा साफ किया और सरस बात में हिलाया। माला की निगाह ज़ारा की तरफ उठी जो अब फ़ोन नीचे कर चुकी थी। वो अब माहिर को देख रही थी। कशमाला मुबीन जैसे उसके लिए इनविजिबल क्लॉक पहने हुए थी। उसे दिखाई ही ना दी। आपका क्लिनिकल ट्रायल कब शुरू हो रहा है? सोजी ने मालिक फरीद से बात करने की कोशिश की तो एकदम सबने चौंक के उसे देखा। वो पजल सी हो गई। फ़ौरन बैरबल की तरफ इशारा किया। सॉरी, मुझे बैरबल ने बताया था। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मालिक फरीद ने बस हूँ कह के नैपकिन उठाया और गोद में बिछाने लगे। उनके हाथों में हल्की सी लर्जिश थी। मेज़ पे एक दफ़ा फिर से खामोशी छा गई, ऑकवर्ड सी खामोशी। हर शख्स जैसे अपने ही किसी ख्याल में था। आपका हनीमून कैसा गुजरा? हिलाल की मध्यम आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। वो चेहरा उन दोनों मियाँ बीवी की तरफ किए हुए थी मगर वो उदास लगती थी या किसी तफक्कुर भरी सोच में गुम। बहुत अच्छा, बैरबल कदरे पुरजोश सा बताने लगा। वो कहाँ कहाँ गए, उन्होंने क्या किया, मॉन्टिंग्स वका का मौसम कैसा था? वो बोल रहा था और माला बार बार माहिर को देख रही थी। कुछ था उसके अंदाज में जो बदला हुआ था। उसने एक दफ़ा भी निगाह उठा के उसे नहीं देखा था। क्या उसने कुछ किया था? क्या वो उससे खफा था या कहीं उसका दिल ज़ोर से धड़का? ओह नो, कहीं आलियान ने उससे रब्ता करके कुछ कह तो नहीं दिया? क्या वो ये समझ रहा है कि माला एक दफ़ा फिर उससे हकीकत छुपा रही है? इतनी मुश्किल से वो दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगे थे। उफ़, आपको अपने बेटे का कुछ पता चला? सोजी ने एकदम उसे मुखातिब किया तो वो अपने ख्याल से चौंकी। सब उसकी तरफ मतवज्जे थे, ज़ारा भी। दोनों की निगाह मिली। ज़ारा वापस माहिर को देखने लगी लेकिन वो एक नज़र बज़ाहिर बहुत पुरसुकून लाताल्लुक़ सी नज़र थी, लेकिन वो नज़र उसे समझा गई कि उनकी 2 सेकंड की आखिरी मुलाकात असली थी। माला ने निगाह वापस सोजी की तरफ मोड़ी, फीका सा मुस्कुराई। मेरे बेटे का अगवाकार मुझसे मिलने आया था। सब उसे देख रहे थे सिवाय माहिर फरीद के। वो मोबाइल सामने किए बटन दबा रहा था। वो किन अखियों से उसे देख सकती थी? कौन? मालिक फरीद चौंके थे। उसका नाम आलियान है और वो विच क्राफ्ट में
क्राफ्ट में मुलविस है। मुझे खुद अभी मालूम हुआ है कि वो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा है। तुम्हारी फैमिली में बहुत ज़्यादा ही विच क्राफ्ट नहीं होता माला, कभी सास, कभी शौहर और कभी कज़न। ज़ारीना, फरीद ने उसे पहली दफ़ा मुखातिब किया। दोनों की निगाह फिर मिली। हर फैमिली में होता है ज़ारा, हर फैमिली में नहीं होता। ज़ारा की आवाज़ ऊंची हुई। तन्बीही नज़रें माला पे जमी थी। होता है, हर फैमिली में एक शख्स होता है जो इन चीज़ों में मुलविस होता है, लेकिन इसका राज किसी को मालूम नहीं होता। वो उसी संजीदगी से ज़ारा की आंखों में देख रही थी। ज़ारा के चेहरे पे साया सा लहराया, लेकिन उसने कंधे झुका के चेहरा सामने कर लिया। फिर एकदम वो मुस्कुराई और खनखारी चम्मच को कांच के गिलास से 3 दफ़ा टकराया। बाय द वे, मुझे आप सबको कुछ बताना है। माहिर ने चौंक के फ़ोन से चेहरा उठाया। बाबा और मैंने फैसला किया कि हम शादी की तारीख को पीछे ले आएं। माहिर के अब्रू नासमझी से इकट्ठे हुए। क्या मतलब है? पहले उसने मालिक को देखा, फिर ज़ारा को, जिसने उसका सवाल सुना ही नहीं था। और बाबा के क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने से पहले हमारी शादी का इवेंट रखा जाए, यानी आज से। उसने कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच देखी। 2 हफ्ते बाद। और माला के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया, इतने ज़ोर से कि सांस आना रुक गया। माहिर ने आहिस्ता से फ़ोन मेज़ पर रखा, मुट्ठी भींच ली जैसे वो बहुत ज़ब्त कर रहा हो। फिर जब बोला तो लहजा धीमा मगर 2 टोक था। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे ज़ारा। श्योर, वैसे मैंने वेन्यू पसंद कर लिया और 2 हफ्ते बाद की तारीख में वो अवेलेबल है। वो मुस्कुरा के उसी अंदाज में उसे कह रही थी। माहिर ने फिर से पहलू बदला। हम बाद में बात करेंगे। ज़ारा को देखती उसकी भूरी आंखों में तन्बीही थी। ये तो बहुत अच्छा फ़ैसला है। सुजैन एकदम से चहकी। फैमिली वेडिंग, सो एक्साइटिंग। ज़ारा, आपको जहाँ मेरी ज़रूरत हो बताइएगा। वेन्यू सिलेक्शन, केक टेस्टिंग, जहाँ भी मुझे साथ ले जाना हो मैं। ज़ारा ने संजीदगी से उसे देखा। आई कैन मैनेज, और वापस सीधी हुई। सोजी का चेहरा बुझ गया। उसने माहिर को देखा। शायद वो उसके लिए कुछ बोले, लेकिन उसका चेहरा तनाव का शिकार लगता था। सोजी के कंधे ढलक गए। हम दोनों साथ शॉपिंग पे जा सकते हैं। हिलाल की आवाज़ पे सोजी ने चेहरा उठाया, फिर उसकी आंखों में नमी धर आई। मुस्कुरा के सर हिलाया, फिर बेख्तियार कशमाला को देखा। आप भी हमारे साथ चलना, उसने जैसे रस्मन पेशकश की। माला ने संजीदा नज़रों से उसे देखा। सॉरी, मुझे पुलिस स्टेशन और दूसरे कामों से इतनी फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि बदिक्कत वो कहने लगी, क्योंकि सीने में अजीब सी घुटन हो रही थी, जैसे मतली हो। मगर लेकिन दूसरों के फैमिली डिनर्स में शिरकत के लिए आपके पास बहुत वक्त है। ज़ारा ने उसी मुस्कुराहट से उसे देखा। ज़ारा, माहिर ने पहले उसे घूरा और फिर बेख्तियार माला को देखा। ये पहली दफ़ा था जब उसने उसका चेहरा देखा था। सब्ज़ लिबास वाली लड़की की रंगत जर्द हो रही थी और वो शदीद गैर आरामदेह दिखाई देती थी। खाना अभी तक सर्व नहीं हुआ था और वो यूँ किनारे पर बैठी थी, गोया भाग जाना चाहती हो। ज़ारा के अल्फाज पे वो कुछ बोल ना सकी। होंठ खोले ही थे कि मैंने सुना है बैरबल ने भी तुम्हारे ज़िम्मे ज़ायद काम लगा दिए। मालिक फरीद की आवाज़ गूंजी। साथ ही उन्होंने एक तनबीही नज़र बैरबल पर डाली, जो कदरे बुझा हुआ बैठा था। इस बात पे फीका सा मुस्कुराया और ममनून नज़रों से माला को देखा। मुझे मालूम था आप ये काम एंजॉय करेंगी। फिर रुक के इजाफा किया, मेरा स्टाफ आपको इतना पसंद नहीं करता, जिसका मतलब है कि आपने उन पर ठीक सख्ती की थी। अब तक उन्होंने यकीनन आपके बहुत सारे नाम रख लिए होंगे। ज़ारा की बात का असर ज़ाहिल होने लगा। वो मुस्कुरा दी और बोतल से पानी ग्लास में अंडेलते हुए बोली, वो मेरा जैसा भी नाम रख लें, वो पिनोक्चियो जैसा क्यूट नहीं होगा। पानी का घूंट भरा, फिर ग्लास नीचे रखा तो देखा सब उसको देख रहे थे, हत्ता कि माहिर भी। बेयकीनी से एक लम्हे के लिए उसको समझ में ना आया कि उसने ऐसा क्या कहा है। फिर उसने बैरबल का चेहरा देखा, उस पर नासमझी थी। पिनोक्चियो कौन? यानी जो तुम्हारा स्टाफ तुम्हें वो रुक गई। माहिर को देखा, उसने बेख्तियार माथे को छुआ था और तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। बैरबल का चेहरा एकदम सफ़ेद हुआ था। मेरे स्टाफ ने मेरा कोई नाम नहीं रखा, कभी भी नहीं। उसने नैपकिन मरोड़ के आहिस्ता से मेज़ पर रखा। वो बेयकीनी से कशमाला को देख रहा था, बिना पलक झपके। सोजी ने बेख्तियार उसके हाथ पे हाथ रखा, लेकिन बैरबल ने अपना हाथ छुड़ा लिया। कांटा छुरी ज़ोर से मेज़ पर रखा, गिरे। मैं अपने स्टाफ के साथ किसी रोबोट या मशीन की तरह बिहेव नहीं करता। मैं उनका ख्याल करता हूँ, उनके साथ अच्छे से बात करता हूँ। वो कभी भी मेरा कोई नाम नहीं रख सकते। सफ़ेद चेहरा अब सुर्ख होने लगा था। नहीं सॉरी, मेरा मतलब, वो घबरा के कहने लगी, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। वो लोग मुझे, बैरबल ने थूक निगला, आंखें भीगने लगी। आंखें भीगने लगी।
वो मुझे पिनोक्चियो कहते हैं, वो मेरे पीठ पीछे मेरा नाम रखते हैं। उसने गर्दन मोड़ के बारी बारी सबको मलामती नज़रों से देखा। और आप सब जानते थे? वो कुर्सी धकेल के उठा। बहरबल भी माहिर पीछे से चिल्लाया, लेकिन वो लंबे डग बढ़ता बाहर निकल चुका था। माला का चेहरा गुलाबी होने लगा। बेख्तियार माहिर को देखा। होंठ सॉरी में गोल हुए, लेकिन माहिर ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। वो सेंसिटिव है, उसको हर बात नहीं कही जा सकती। वो सेंसिटिव है, उसने फिर दोहराया। ये वो पहली बात थी जो उसने माला को देख के कही थी। सोजी फ़ौरन से उठने लगी तो माहिर ने हाथ उठा के उसे रोका। तुम यहीं ठहरो। उसका अंदाज सख्त था, वो वहीं रुक गई। वो माला पे एक अफसोस भरी नज़र डाल के उठा और तेज़ी से बाहर आया। बहरबल रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल के बाहर दिखाई दिया। सड़क किनारे जेबों में हाथ डाले, उसने अपना कोट नहीं पहन रखा था। माहिर ने दोबारा खोला तो सर्द थपेड़ा चेहरे से टकराया है। इस वक्त वो अपना कोट नहीं मांग सकता था, ना उसे सर्दी की परवाह थी। इट्स ओके भी, हर स्टाफ अपने मालिक का नाम रखता है। बहरबल ने गर्दन मोड़ी तो गिली आंखों में शिकवा था। ना मैं कोई साइकोपैथ हूँ, ना कोई सख्त बॉस। मैं उनका ख्याल रखता हूँ किसी फैमिली मेम्बर की तरह। वो दोनों अब आमने सामने सड़क किनारे खड़े थे और तारीख ग्लास वॉल में उनका अक्स भी ऐसे ही मौजूद था। जिसको जितने पैसे चाहिए दे दिए, जिसको छुट्टी चाहिए उसको रिलैक्स कर दिया। और वो लोग, वो सर दाएं बाएं हिला रहा था। कॉरपोरेट्स किसी की फैमिली नहीं होते। वो लोग काम के लिए आते, काम करके चले जाते। तुम उनको पे करते हो। आपका स्टाफ अब कभी भी आपकी फैमिली नहीं होता, ना बन सकता है। सो इन चीज़ों पे इतना सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं होती। एक मजाक है, ये भी चलता रहता है। बहरबल ने सर हिलाया, गहरी सांस ली। ठीक कह रहे हो, जहाँ फैमिली आपके खिलाफ हो जाए वहाँ स्टाफ का क्या गिला करना। माहिर के लब भींच के वो जानता था बात किस तरफ जा रही है। एक सर सा तनाव दोनों के दरमियान फिर से हायल हो गया। तुमने दिल से सोजी को कबूल। मैं इस बारे में अगर कुछ बोलूँगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं कुछ बोलूँ? उसका लहजा एकदम सख्त हो गया। बहरबल चल हमें उसका चेहरा देखता रहा, फिर सर हिलाया। ठीक है, दुरुस्त। साथ ही मोबाइल निकाला। माहिर ने चौंक के उसे देखा। वो कॉल मिला के फ़ोन कान से लगाए हुए था, लेकिन देख वो माहिर को रहा था। उसकी आंखों में, तुम किसको कॉल कर रहे हो? उसके जहन में खतरे की घंटी बजी। बहरबल ने जवाब नहीं दिया, उसको देखता रहा, यहाँ तक कि सिलसिला कलाम जुड़ गया। शेफ़, वो माहिर की आंखों में देखते हुए कह रहा था, तुम समेत पूरा स्टाफ इस नौकरी से फारिग है। कल से काम पे मत आना। शब बखैर। माहिर को देखते हुए उसने फ़ोन नीचे किया। ठीक कहा तुमने, ये मेरी फैमिली नहीं है, इसलिए सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। मत करो ऐसे, वो गरीब लोग हैं। ऐसे किसी को तुम नौकरी से नहीं निकाल सकते। मगर बहरबल ने चंद बटन दबाए और रेस्टोरेंट स्टाफ की ग्रुप चैट खोली। मोबाइल चेहरे के करीब ले गया और पैगाम रिकॉर्ड किया। मैं तुम सबको जॉब से फायर कर रहा हूँ। पूरे महीने की तनख्वाह सुबह से पहले क्लियर कर दी जाएगी। कल से कोई बेकरी में दाखिल ना हो। फ़ोन नीचे किया और उसकी आंखों में देखा। अंदर सब इंतज़ार कर रहे हैं। चले। तंजिया निगाह माहिर पे डाल के वो रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। माहिर तेज़ी से पीछे लपका। डिलीट करो अपना मैसेज, कहो ये एक मजाक था। वो तुम्हारी सारी बेकरी रन करते हैं भी। वो लॉबी में आगे पीछे चलते जा रहे थे। मगर वो मेरी फैमिली नहीं है। उसका चेहरा ज़ख्मी था। यही होता है जब तुम गलत पार्टनर चुनते हो। वो तुम्हें तुम्हारे असल से दूर कर देता है। बहरबल ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। तुम कभी उसको कबूल नहीं करोगे। मुझे मज़ीद तुम्हारा अप्रूवल नहीं चाहिए। वो अभी इस बात का अच्छा सा जवाब देता, लेकिन हॉल के दहाने पे उसके कदम जंजीर हो गए। मालिक फरीद की सीध में सरबराही कुर्सी अब खाली थी। माला कहाँ है? उसने बेख्तियार पूछा। सारा ने यूँ जाहिर किया जैसे उसने नहीं सुना। सोजी बेख्तियार बहरबल की तरफ बढ़ी थी, जो अब खुद को पुरसकून कर चुका था। अलबत्ता मालिक फरीद ने बगौर उसे देखते हुए बस इतना कहा, उसे कहीं जाना था, कोई कॉल आ गई थी उसे। एकदम से हॉल की सारी रौनक ख़त्म हो गई। वो किस रास्ते से गई थी? उसने तो उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। क्या वो अभी तक रेस्टोरेंट के अंदर थी? शायद बाथरूम्स में। इस इंतज़ार में कि माहिर और बहरबल सामने सटे तो वो बाहर निकले। उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था। क्या वो रो रही होगी? क्या उसे माला के पीछे जाना चाहिए या उसे बेकरी के मुलाजमों के बारे में कुछ करना चाहिए? वो हमेशा की तरह दो रास्तों के दहाने पे खड़ा था। बहरे पकवान हथेलियों पे उठाए हॉल में दाखिल हो रहे थे। हिलाल उसे पुकार रही थी। वो सर झटक के वापस अपनी कुर्सी पे आ बैठा और ऑकवर्ड डिनर वहीं से शुरू हो गया जहाँ से टूटा था। वापस अपार्टमेंट में आते साथ ही कशमाला मुबीन ने जूते और पर्स दाएं बाएं फेंक दिए। दिल बहुत ख़राब हो रहा था। बार बार आंखें भर आती और वो उन्हें रगड़ देती, जिससे सारा मस्कारा बह गया था। उसे सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगा था? वो लाउंज में सोफे पर लेट गई और छत पर लटके फानूस को देखते हुए सोचने लगी। ये इन गुजरे बरसों में बनाई उसकी आदत थी। सेल्फ चेक इन, खुद से पूछना। अब भी वो खुद से पूछ रही थी, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या बुरा लगा है माला? ज़ारा के अल्फाज, बहरबल को दुख देना, माहिर की सर्द मोहरी, या ये कि 2 हफ्ते बाद वो ज़ारा से शादी कर रहा था?
उसे आलियान का मैसेज याद आया। फैसला कितना आसान था। वो आलियान की बात मान के ज़ारा का ताश के पत्तों से बना घर बहुत आराम से मलिया मेट कर सकती थी और उसके बदले में उसका बेटा उसको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा करती तो वो माला ना होती। उफ, वो क्या करे। फिर वो उठी, रगड़ रगड़ के चेहरा धोया, कानों से जुमर्द के टॉप्स नोट्स उतारे और स्वेट पैंट्स और हुडी पहन के घर समेटने लगी। एक एक कमरे का फर्श साफ किया, एक एक खिड़की का शीशा चमकाया। वो किचन काउंटर टॉप साफ कर रही थी जब घंटी बजी। दस्ताने खींच के उतारे। जानती थी कौन होगा, इस दफ़ा वो दुरुस्त होगी। पहले सिंक का नल खोला, हाथ धोए, चंद छींटे हुडी के ऊपर पड़े। घंटी फिर से बजी। उसने हुडी से ही गीले हाथ पूंछे और हाथ के जाके दरवाज़ा खोला। वो चौखट में खड़ा था, ऐसे के कोट बाजू पर तय करके डाला था। साथ वाले अपार्टमेंट का दरवाज़ा अभी अभी बंद हुआ था। आवाज़ें आ रही थी बहुत से अफराद के अंदर जाने की, जूते उतारने की। वो सब अभी अभी वापस आए थे। तुम डिनर छोड़ के क्यों आ गई? वो थकान से उसे देख रहा था। मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारी फैमिली के दरमियान इतने राज होते हैं। आइंदा ना मुझे साथ अपना कोई फैमिली सीक्रेट शेयर करना, ना मुझे अपने ऑकवर्ड फैमिली डिनर पे मधु करना। माला ने चेहरा सपाट रखना चाहा, लेकिन वो सुर्ख होता गया और आवाज़ गुस्से से कप आ गई। वो चल हमें उसे देखता रहा। पोनी में बंधे बाल और स्वेट शर्ट के सीने पर गीली उंगलियों के निशान लिए वो जैसे भरी हुई खड़ी थी। मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत मसले हैं, प्लीज़ इनमें इजाफा मत करो। ओके, माही ने आहिस्ता से कहा और अपने दरवाजे की जानिब बढ़ गया। कशमाला मुबीन के सर पे लगी तलवों पे बुझी। ओके ओके क्या होता है? पहले उसने कल सारा दिन उसके साथ अजीब सा रवैया रखा और अब इतना भी नहीं कहा कि इट्स ओके माला, पैरबल वाले मामले में तुम्हारी गलती नहीं थी। ओके, सिर्फ ओके। उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। बहुत सा गुस्सा उबल उबल के बाहर आने को बेताब था। वो काउंटर टॉप के साथ जा रुके, आंखें बंद की, चंद गहरे सांस लिए। उसे गुस्सा नहीं करना था, उसे अपनी सफाई मुकम्मल करनी थी। वो बालकनी में चली आई। पहले दीवार गिर खिड़कियों के शीशे पर स्प्रे किया, फिर माइक्रो फाइबर कपड़े से उन्हें साफ करने लगी। बाहर ठंड बढ़ती जा रही थी। चंद लम्हों में ही उसके हाथ जमने लगे। इस वक्त सफाई का फैसला तुम खुद से कैसे इतना बड़ा फैसला कर सकती हो, और वो भी एक फैमिली डिनर पे अनाउंसमेंट की सूरत में? माला का सारा वजूद साकित हो गया। बेयकीनी से वो पलटी। उसकी बालकनी खाली थी, लेकिन हवा मुश्तरक थी। साथ वाली बालकनी से आवाज़ें सुनाई दे रही थी, कदमों की आवाज़, जैसे दो यके बाद दिगरे बाहर आए हों। खुद से कुछ नहीं किया मैंने, बाबा के साथ डिसाइड किया है। माला ने कपड़ा मुट्ठी में भेज लिया। बिना चाप के वो इस मुश्तरका दीवार तक सिरकती गई जिसने दोनों बालकनीज के दरमियान पर्दा कर रखा था। लेकिन हवा तो सांझी थी और आसमान भी, सो वहाँ होने वाली गुफ्तगू यहाँ साफ सुनाई देती थी। तुम्हें पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मैं बहुत से मसलों में फंसा हुआ हूँ। अगर मैंने जनवरी की तारीख तय की थी तो किसी वजह से की थी। तब मैं बाबा की बीमारी के बारे में नहीं जानती थी। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। ज़ारा की आवाज़ में भी उतना ही गुस्सा था। वो मेरे बाबा हैं, कुछ फैसले मुझे उनके लिहाज से लेने पड़ेंगे माहिर। क्लिनिकली ट्रायल में जाने के बाद हमें नहीं मालूम उनकी हालत क्या होगी। मैं चाहती हूँ कि वो इस शादी को अपने होशो हवास में देख सके, ना कि बाद में जब वो उसकी आवाज़ भीगने लगी। तो मुझसे बात कर सकती थी। मर्दाना आवाज़ धीमी हुई। बात करना चाहते हो तो पहले ही मेरी बात सुनो। माला सांस रोके दीवार से पुष्ट लगाए खड़ी थी। वो अगर इस वक्त अंदर जाती तो खिड़की स्लाइड करके खोलनी पड़ती। आवाज़ से वो दोनों समझ आते कि साथ वाली बालकनी में कोई मौजूद है। तुमने उसे साथ वाले अपार्टमेंट में क्यों ला बसाया है? माला, उसका क्या ताल्लुक है इस सबसे? मैं उससे अनकंफर्टेबल हूँ माहिर। वो सारा दिन ऑफिस में तुम्हारे साथ होती है। मैंने कहा इट्स ओके, लेकिन अब वो घर में भी तुम्हारे साथ होगी। ज़ारा, उसका बेटा, कब से एक ही बात सुन रही हूँ मैं। मुझे अब यकीन भी नहीं है कि उसके बेटे को कुछ हुआ भी है। वो ज़ोर से चिल्लाई थी। वो साथ वाले अपार्टमेंट में क्यों रहती है? वो हमारे फैमिली डिनर्स में क्यों शरीक होती है? तुम मुझसे इनसिक्योर क्यों हो रही हो? क्योंकि तुम दोनों की एक हिस्ट्री है, जानती हूँ मैं सब। वो फुनकारी। चल हमें की खामोशी। वो दम साधे खड़ी रही, पैरों से सर्दी कुश्ती सारे वजूद को मुंजमद कर रही थी। तुम्हें क्या लगा था ज़ारा को कुछ नहीं मालूम? सब जानती हूँ मैं। उसे कुर्सी खींचने की आवाज़ आई। दोनों में से कोई एक बैठा था। मेरी और उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। वो मुख्तलिफ हालात थे ज़ारा। हम दोनों मूव ऑन कर गए थे और अब वो मजबूरी के तहत यहाँ है। हम अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारा भी तो एक ज़माना दोस्त है, मगर मुझे तुम पे भरोसा है, इसलिए एतराज़ नहीं करता। वो आहिस्ता आवाज़ में कह रहा था जैसे थक गया था। गैस लाइट मत करो मुझे ज़ारा। उसकी आवाज़ धीमी मगर दो टोक थी। अगर तुम उससे इतनी इनसिक्योर हो तो हम इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देते हैं। मैं ऐसे नहीं चल सकता। खामोशी, खौफनाक सर्द खामोशी। कल 11 बजे वेन्यू मैनेजर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है।
वो गहरे सांसों के दरमियान कह रही थी, ज़ारा मैं कुछ और कह रहा हूँ। नहीं माहिर, अब तुम मेरी सुनोगे। सारी ज़िंदगी मैंने तुम्हारी सुनी है। एक अरसा दोनों भाइयों ने मेरे बाप को अपना दुश्मन समझा है। अब डेथ बेड पे तुम मेरे बाप को तकलीफ़ नहीं दोगे। सुबह 11 बजे तमाम ठक ठक दूर जाते कदम, दरवाज़ा स्लाइड होने की आवाज़, फिर बंद होने की ठाह। वो दीवार से लगी धीरे धीरे ठठर रही थी, होंठ जामनी पड़ रहे थे। वो उस कंटेनर में थी, हाथ पैर जंजीरों में थे और सर्दी बढ़ती जा रही थी। फिर दरवाज़ा धीरे से स्लाइड हुआ, फिर आराम से बंद हुआ। लॉक की आवाज़, फिर खामोशी। वो अंदर चला गया था। उसके लबों से गहरी सांस खारिज हुई और धुएं की सूरत ऊपर उठ गई। 11 बजे वो लाउंज में हीटर के सामने खड़ी, हाथ रगड़ती कांप रही थी। सुबह 11 बजे उसने खुद से दोहराया। उसे मालूम था उसे क्या करना है। माहिर फरीद ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। वो 11:10 बजा रही थी। उसने हाथ नीचे किया और बज़ाहिर पूरी तवज्जो से सामने देखा। एक सर्द और रोशन सुबह उनके आसपास फैली थी। कदमों तले तहत निगाह घास था। एक किले जैसी ऊंची इमारत सामने थी और बहुत से बावर्दी मुलाजिम काम करते अंदर बाहर आ जा रहे थे। वो खुली फिजा तले बिछी कुर्सियों पर बैठे थे। ज़ारा उसके साथ थी और वेन्यू मैनेजर सामने। दरमियान में मेज़ पर बहुत से सैंपल रखे थे। नैपकिन, रंग्स, फूलों की इकसाम, रिबन किस चीज़ के लिए थे। उसने सोचते हुए ज़ारा को देखा जो पुरजोश सी हाथ हिलाते हुए मैनेजर को कुछ समझा रही थी। मैनेजर मुस्कुराते हुए सर हिला के सुन रही थी, चंद चीज़ें नोट भी करती जा रही थी। मैनेजर की आंखें लंबी थी, बादामी शक्ल की, गाल की हड्डी ऊंची और होंठ भरे भरे। माहिर ने बगौर उसके चेहरे को देखा, फिर वापस ज़ारा को। इन दोनों की शक्ल मिलती थी। उसने टाई की नॉट हल्की सी ढीली की, पहलू बदला, घड़ी देखी। ये रिबन किस चीज़ के लिए था? आपकी रंगों के हवाले से तरजीहात? मैनेजर अब माहिर को मुखातिब किए हुए थी। वो जबरन मुस्कुराया और अबरू से ज़ारा की तरफ इशारा किया, फिर दाएं तरफ देखने लगा। ज़ारा ने एक सुलगती निगाह उस पर डाली और वापस मैनेजर की तरफ मतवज्जो हुई। कल रात की लड़ाई के जख्म अभी बाकी थे। दाएं जानिब से एक दूसरा इवेंट। मैनेजर एक कपल के साथ चलता आ रहा था, घास पर कदम बढ़ाते हुए। वो हाथों के इशारे से उनको कुछ समझा रहा था। माहिर की निगाह उस जोड़े के मतवक्का दुल्हन पे जा टिकी। गाल की ऊंची हड्डी, बादामी आंखें, कस के बनाई ऊंची पोनी टेल। उसकी शक्ल भी वैसी थी, ज़ारा जैसी, मैनेजर जैसी। वो खूबसूरत चेहरा बहुत आम हो चुका था, आम और सस्ता। उसने फिर से पहलू बदला। मुस्कुराहट अब मुकम्मल अनका हो चुकी थी। जैसे ही आप डिपॉजिट करवा देंगे मैं वेन्यू, उसने मैनेजर को कहते सुना। डिपॉजिट के लफ्ज़ पे वो एकदम सीधा हुआ। ज़ारा भी उसे देख रही थी, आंखों में इशारा किया। डिपॉजिट? मैं अभी डिपॉजिट नहीं जमा करवाऊंगा, पहले हम शादी की डेट डिस्कस करेंगे। ज़ारा के लब भिंच गए। हम कल रात डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, कल रात हमने ये तय किया था कि हम 11 बजे यहाँ मिलेंगे। मैं आ गया हूँ, लेकिन डेट वही होगी जो हमने पहले तय की थी, जनवरी। ज़ारा ने मैनेजर को देखा जो दोनों को मायने की नज़रों से देख रही थी और मुस्कुरा के आवाज़ को धीमा करके कहा, आप हमें एक्सक्यूज़ करेंगी? उसके उठ के जाने के बाद वो उसकी तरफ घूमी, जब से गहरे सांस लिए। वो उसी तरह पुरसुकून टेक लगाए बैठा था। माहिर, वो बोली तो लहजा नरम था, मैं ये बाबा के लिए कर रही हूँ, मेरी पोजीशन समझो। तुम्हें इस वक्त उनके साथ होना चाहिए। क्लिनिकली ट्रायल तकलीफ दे अमल होता है। तुम्हें शादी में मसरूफ़ होने के बजाय उनको वक्त देना चाहिए। वो लब भिंचे उसे देखे गई। मैं तब तक डिपॉजिट नहीं जमा करूँगा जब तक ये मेरा फैसला नहीं होगा। तुम मुझे बचपन से जानती हो, तुम माहिर को किसी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकती। वो संजीदा था। अगर तुम डिपॉजिट नहीं दोगे तो मैं दे दूँगी। फिर 14 दिन बाद तुम यहाँ अकेली खड़ी होगी। वो कोट का बटन बंद करके उठ खड़ा हुआ। घास पर चलती मतवक्के दुल्हन करीब आ रही थी। वो किसी बात पे हंसते हुए अपने मंगेतर से कुछ कह रही थी। उसका साइड पोज बिल्कुल ज़ारा के जैसा था। माही ने फिर से टाई ढीली की। तुम क्या चाहते हो? ज़ारा ने बैठे बैठे गर्दन उठा के उसे देखा तो उसकी आंखें भीगी हुई थी। मैं इस तरह जज्बाती फैसले नहीं कर सकता, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। ठीक है, तुम तारीख के बारे में सोच, मुझे इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। वो पलक तक न झपक सकी। अगर मेरी हैसियत इस रिश्ते में सिर्फ चेक काटने वाली ट्रॉफी हस्बैंड की है तो मुझे वक्त चाहिए ज़ारा। वो एक शिकवा कुना निगाह उस पर डाल के पलट गया। ज़ारा भीगी आंखों से उसे घास पे दूर जाते देखे गई। सब कुछ उसके हाथ से निकला जा रहा था। कशमाला ने कलाई ऊंची उठाई। घड़ी 11:15 बजा रही थी। सामने मालिक फरीद बैठे थे, उसी कुर्सी पे, उसी घास पे, उसी कॉटेज के बागीचे में जिसके साथ समंदर का पानी ठाठे मारता हुआ टकरा रहा था। उस दिन की निस्बत मौसम बहुत सर्द था। वो भूरा कोट पहने हुए थी और हवा से बाल बार बार पीछे को उड़ रहे थे। सर पर टोपी थी जो उसके अपने साइज़ की थी और उस पर कोई पोम नहीं लगा था। कल वाले वाक़ये में तुम्हारी गलती नहीं थी, वो उसी मकान के अंदाज में कह रहे थे। उन्होंने कोट के ऊपर शॉल भी ले रखी थी।
और सफ़ेद बाल ऊनी टोपी में छुपे थे। वो आजकल रात से भी ज़्यादा कमज़ोर लग रहे थे और इस घर में आते हुए माला को लिविंग रूम में एक व्हील चेयर भी दिखाई दी थी। शायद उनके ज़ाती वक़ार ने अभी तक इस व्हील चेयर को इस्तेमाल करना गवारा नहीं किया था, लेकिन वो समझ सकती थी कि यह उनका मुस्तकबिल था। बाइबल कुछ ज़्यादा ही एहसास है। ऊपर से वो जिस लड़की को उठा लाया, मैं इस बारे में बात करने नहीं आई, वो तेज़ी से बोली। उसे अपनी बात ज़ारा के वापस आने से पहले मुकम्मल करनी थी। उससे बेहतर मौका उसको नहीं मिलेगा। अगर तुम ज़ियाद के बारे में, आप जादू पे यकीन रखते हैं? मालिक फरीद के चेहरे पे हल्की सी उकताहट उभरी। सर अफसोस से दाएं बाएं हिलाया। बिल्कुल भी नहीं। वो घर एक चट्टान पे बना था। बागीचे के दहाने पे खाई थी और नीचे समंदर की लहरें ज़ोरों शोर से चट्टान से टकरा रही थी। ऐसे में माला को अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ी। लेकिन जादू एक हकीकत, जादू कुछ नहीं होता सिवाय एक स्कैम के। ये किसी की ज़िंदगी या किस्मत नहीं बदलता। माला की निगाह उनकी हथेली की पुश्त पे लगे, कैनोला पे जा टिकी। अगर तुम कहना चाहती हो कि मेरी बीमारी किसी जादू का नतीजा है तो अपने अल्फाज बचा के रखो। वो जैसे डांट के बोले थे। अलबत्ता कशमाला मुबीन के अबरू चौंकने वाले अंदाज में उठे। वो आगे को हुई। यानी आपको शक है कि आपकी बीमारी किसी जादू का नतीजा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। माला ने सोचते हुए दाएं बाएं देखा। लाउंज की दीवार गिर खिड़की के अंदर खड़ा अमार गौर से उन दोनों को देख रहा था। उसको वहाँ देखता पाके उसने गर्दन मोड़ ली। माला वापस उनकी तरफ मतवज्जो हुई। यानी आपको अलामतें नज़र आई हैं? खून का गिरना, बुरे ख्वाब, कुछ तो दिखाई दिया है आपको मालिक साहब? मालिक फरीद ने बेजारी से शाने अचकाए। मैं फिर भी जादू पे यकीन नहीं रखता। हर चीज़ की एक लॉजिकल वजह होती है। मेरी खिड़कियों पर आने वाले खून के कतरे किसी ज़ख्मी परिंदे के भी हो सकते हैं। यहाँ अक्सर परिंदे खिड़कियों से टकराकर मर जाते हैं। बुरे ख्वाब और स्लीप पैरालिसिस सबके साथ होते हैं। अगर तुम मुझे जादू के बारे में कन्विंस करने आई हो तो अपना वक्त ज़ाया कर रही हो। आप जादू पर यकीन नहीं रखते, जादूगरों पर रखते हैं। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। ये एक पूरी इंडस्ट्री है स्कैमर्स की। वो पैसे लेकर जाहिर करते हैं कि वो किसी पे जादू कर रहे हैं। प्लेसबो इफेक्ट। ये आखिरी लफ्ज़ अदा करके वो गर्दन मोड़ के दूर उफ़क़ को देखने लगे। वो जानती थी इस लफ्ज़ से उनका जहन किस तरफ गया है। उसका भी वहीं गया था। क्लिनिकल ट्रायल। क्या इनको लगने वाली दवा असली होगी या प्लेसबो? क्या जिस ट्रायल से वो सब इतनी उम्मीदें लगाए हुए थे वहाँ उनको दवा की जगह पानी लगाया जाएगा? यानी आप ये मानते हैं कि जादूगर वजूद रखते हैं, जैसे कि आलियान जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था? मालिक ने आपके जैसे बेजारी से उसे देखा। जाहिर है वो एक स्कैमर है और अपने क्लाइंट्स को धोखा देकर पैसे बटोर रहा है। शायद उसे लगता हो कि वो लोगों की ज़िंदगियों को ख़राब करने की ताकत रखता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी यकीन। ज़ारा आलियान की क्लाइंट है। मालिक फरीद के अल्फाज लबों में टूट गए। वो चंद लम्हे पलक झपके बिना उसको देखे गए, फिर टांग से टांग हटाई, कमर सीधी की, आंखें छोटी करके गौर से उसे देखा। क्या तुम मेरी बेटी ज़ारा की बात कर रही हो? आपकी बेटी की बात है, इसीलिए सिर्फ आपसे कर रही हूँ। समंदर की आवाज़ें और बगलों का शोर ख़त्म हो चुका था। पत्थरों ने जैसे चट्टानों से सर पटकना छोड़ दिया। सब दम साधे सुनने लगे। क्या कहना चाहती हो? उनकी आवाज़ हल्की थी। आलियान मुझसे उस रोज़ मिला, यानी वो नौजवान जिसने अपना नाम आलियान बताया और कहा कि मेरा बेटा उसके पास है। उसने मुझे ये भी कहा कि ज़ारा उसकी क्लाइंट है, बहुत दफ़ा उसके पास आई है, उसको पैसे दिए हैं माहिर से शादी का जादू करवाने के लिए। आलियान का कहना था कि उसने माहिर के ऊपर जादू नहीं किया बल्कि आपको बीमार कर दिया ताकि माहिर जज्बाती तौर पर मजबूर होकर ज़ारा से शादी कर ले। वो बिल्कुल आम से अंदाज में कह जा रही थी। उसने सारा रास्ता टैक्सी में इस तकरीर की मशक की थी, लेकिन मालिक फरीद की आंखों में देखकर उनकी बेटी के बारे में ये कहना आसान नहीं था। दिल धक धक कर रहा था और हाथ सख्ती से बैग पर जमे थे। अगर उन्होंने अमार को हुक्म दिया कि वो इस लड़की को घर से निकाल दे तो वो इसके लिए तैयार थी। आलियान चाहता है कि मैं ये बात माहिर को बता दूँ और इसके बदले में वो मेरे बेटे को वापस कर देगा। उसने मुझसे कोई तावान नहीं मांगा, सिर्फ ये अजीब सा मुतालबा रखा। तुमने माहिर को क्यों नहीं बताया? उनका चेहरा रोबोट जैसा था, बेतासुर। वो गौर से उसे देख रहे थे। माला को लगा वो उसे अंदर तक स्कैन कर रहे हैं। क्योंकि मुझे आलियान का मकसद नहीं मालूम। ऐसी बात माहिर को बताने का एक ही मकसद हो सकता है, उसकी ज़िंदगी में शर पैदा करना, और मैं शर पैदा करने वाली नहीं हूँ। वो आंखें छोटी करके उसे देखे गए। अब वापस टेक लगा रही थी और टांग पर टांग जमा ली थी। क्या उन्हें उसकी बात का यकीन आया था? और मुझे नहीं मालूम ये बात सच है या झूठ। अगर झूठ है तो मैं माहिर और ज़ारा के दरमियान नहीं आना चाहती, और अगर सच है तो ये मेरा राज नहीं है। इसको खोलने की जिम्मेदारी भी मुझ पर नहीं है। मुझे क्यों बता रही हो?
क्योंकि मैं बहुत अक्लमंद नहीं हूँ मालिक साहब। मैं हमेशा दुरुस्त फैसले नहीं करती। मैं इंसानों को पढ़ने में भी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती। मैं बातें सच्ची और साफ करने की कायल हूँ। आपने खुद ही कहा था कि मैं बहादुर हूँ। वो गर्दन में झूलती फाख्ता को उंगलियों में लपेट रही थी। और मैं इस राज का बोझ नहीं उठा सकती। मैं माहिर को बता के आलियान का मकसद भी पूरा नहीं कर सकती। ना मुझे उसके हाथों ब्लैकमेल होना है। वो उसी तरह आंखों की पुतलियां सुकेड़े उसे देखे गए। उनके रोब, उनकी एक्सरे करती नजरें और उनके खौफ के बावजूद वो गर्दन कड़ाए कह रही थी, मुझे नहीं मालूम मुझे इस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन अगर आलियान ज़ारा के साथ कोई दुश्मनी निकालना चाहता है तो इसका हल भी सिर्फ आपके पास होगा। मैं इस राज को किसी अमानत की तरह आपके हवाले करने आई हूँ। हकीकत क्या है इसको जानना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं एक माँ हूँ। उसकी आंखें पानी से भरने लगी। मेरा बच्चा उस आदमी के पास है और वो बार बार मुझसे एक ही डिमांड कर रहा है। मैं अब थक गई हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। उसने उंगलियों की पुश से आंखें रगड़ी, गीली सांस नाक से अंदर खींची। मेरी बातें आपको तकलीफ़ पहुंचाएंगी, मगर आप जादू पे यकीन नहीं रखते, इसलिए आपको शायद अपनी बीमारी वाली बात से कोई फ़र्क ना पड़े। हो सकता है ये सब झूठ हो, आलिया ने ज़ारा को सिर्फ स्कैम किया हो, लेकिन एक चीज़ हकीकत है, उसने मेरे सामने ज़ारा को कॉल की थी, वीडियो कॉल, और मैंने उसका चेहरा देखा था। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मैं बस इतना जानती हूँ, उसके घुटनों से जान निकल चुकी थी। दिल ज़ोर से धक धक कर रहा था। वो बैग पकड़े उठ खड़ी हुई। मालिक फरीद ने गर्दन उठा के उसे देखा। उनका रोबोट जैसा चेहरा बेतासुर था। क्या वो शौक में थे या हैरत ज़दा थे? वो कभी उनका चेहरा पढ़ नहीं सकती थी। वो कभी उनका चेहरा आई एम सॉरी, अगर इस बात से आपको दुख पहुंचा है तो इसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं गलत मौके पे सच बोल देती हूँ हमेशा, और मेरा सच हमेशा दूसरों को तकलीफ़ देता है, लेकिन मैं खुद को नहीं बदल सकती। मेरा मानना अब भी यही है कि हर इंसान को उसके हिस्से का सच मालूम होना चाहिए। मैं चलती हूँ। उनकी तरफ देखे बिना वो तेज़ी से कदम उठाने लगी। घास गीली थी, जॉगर्स के किनारे गदले होने लगे। वो तेज़ी से घर के अंदर आई और जूतों समेत चलती राहदारी अबूर करके बाहर निकल गई। अमार ने गौर से उसको जाते देखा, फिर सीधा मालिक फरीद के पास आया। वो बिल्कुल खामोश बैठे थे, निगाहें बागीचे की सफ़ेद बाड़ पे जमी थी। वो चुपचाप उनके साथ खड़ा हो गया और खामोश रहे तो वो खनखारा, सर, मिस ज़ारा ने कहा था कि अगर ये लड़की दोबारा घर आए तो उन्हें इन्फॉर्म करूँ। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। तुम उसे नहीं बताओगे? उसने सर को जुम्बिश दी। वो अभी तक बगीचे की बाड़ को देख रहे थे जहाँ एक पगला बैठा था। उसके पंजे बार बार फिसलने लगते, लेकिन वो बदिक्कत नोकीली लकड़ी पे अपना तवाज़ुन बरकरार रखे हुए था। निगाहें मालिक फरीद की मेज़ पे रखे बिस्किट्स पे थी। तुमने 2 दफ़ा मुझे आगाह किया था कि ज़ारा कंपनी के फ़ंड से हर महीने एक खती रकम निकाल रही है। अमार ने सर इस बात में हिलाया। यस सर, वो हमेशा कैश लेती हैं। और वो इस कैश का क्या करती हैं? ऑडिट में उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वो बैग्स खरीद रही हैं। उन्होंने तमाम रसीदें और बिल्स दिखा दिए थे। क्या उसने ये रकम मंगनी के बाद निकालनी शुरू की थी? नहीं, उससे भी कई माह पहले से। मैं आपको तमाम तारीखें। तुमने किसी आलियान का नाम सुना है? वो उसी बगले को देख रहे थे। अमार चौंका, अब्रू इकट्ठे हुए। उसने मोबाइल निकाला, चंद बटन दबाए। पिछले साल ज़ारा ने मुझे इस शख्स को ढूंढने का कहा था। मैंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी हायर किया, लेकिन ये नहीं मिला। ये कोई बच्चा था जो कई साल पहले मर गया था। और ठीक है। मालिक फरीद ने हाथ से उसे जाने का इशारा किया। वो अभी तक बगले को देख रहे थे जो तवाज़ुन कायम करता हुआ बाहर से गिर गया था, फिर घास पे जल्दी से संभला और डरते डरते उनकी मेज़ के करीब आने लगा। वो लंगड़ा के चल रहा था। ये था इसका आज का पार्ट। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।